क्या रहने वाला है क्लास 12 सीबीएसई का एग्रीकल्चर का सिलेबस। एग्जाम की डेट तो आ चुकी है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपको पढ़ना क्या है, क्या होगा डिटेल सिलेबस, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित, मैं हूं आपका एग्रीकल्चर मेंटर जो आपको पढ़ाता है एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि एग्रीकल्चर का क्लास 12 का डिटेल्ड सिलेबस क्या रहने वाला है। एक एक पॉइंट हम समझेंगे सिलेबस को लेकर इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में आपके लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं अपनी एग्रीकल्चर क्लास 12 की, या क्लास 12 का आपका एग्रीकल्चर का एग्जाम है जो कि 5 मार्च को होने वाला है, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही कुछ इंफॉर्मेशन है अच्छी, वो भी वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं क्लास 12 का एग्रीकल्चर का डिटेल सिलेबस क्या क्या है। एक एक पॉइंट समझेंगे सिलेबस के अंतर्गत कि क्या क्या आ रहा है, क्या क्या हमको पढ़ना है, और लास्ट में आपको एक बहुत जरूरी सूचना आपको मैं देने वाला हूं अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं क्लास 12 के। तो बच्चे 3 सेक्शन में आपका सिलेबस डिवाइड हुआ है। 3 सेक्शन में आपकी 5 यूनिट दे रखी हैं। उन यूनिट के अंदर क्या क्या टॉपिक है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला सेक्शन जो है आपका एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंतर्गत पहली यूनिट आती है जो है आपकी एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन। अब एडवांस क्रॉप प्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। फूड प्रोडक्शन इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन द इकोनॉमी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। यानी कि आपकी जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत क्या क्या क्रॉप्स आती है, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत गार्डनिंग और ऑर्चर्ड में उगाई जाने वाली सभी क्रॉपें, यानी कि आपकी फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, फ्लावर क्रॉप, आपकी ऑर्नामेंटल स्पाइसेस क्रॉप जो है आपकी, यानी आपकी सुंदरता के लिए उगाई जाने वाली, खुशबू के लिए उगाई जाने वाली, स्वाद के लिए, सुगंध के लिए, फूल, फल, सब्जियां, सारी चीजें हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आ जाती हैं। और इनका फ्रूट प्रोडक्शन और इंडियन इकोनॉमी में इनका क्या रोल है, ये भी हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, सॉइल फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, कंसेप्ट ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि मृदा की उत्पादकता और उर्वरता, यानी कि सॉइल प्रोडक्टिविटी और आपकी फर्टिलिटी, ये चीजें हमें पढ़नी है। और एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, यानी कि एक पौधे के जीवन के लिए, पौधे को जीवन काल में कितने आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है और उनका क्लासिफिकेशन क्या है, यानी उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है। क्या होते हैं आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट, क्या होते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रो क्या होते हैं, मैक्रो क्या होते हैं, टर्सरी क्या होते हैं, बेनिफिशियल क्या होते हैं, सारी ही चीजें हमें पढ़नी है। यानी कि पूरा क्लासिफिकेशन जो न्यूट्रिएंट्स का है वो पढ़ना है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, रोल एंड फंक्शन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट, देयर इंपॉर्टेंट डिफिशिएंसी सिम्टम, यानी कि उनका प्लांट के अंतर्गत रोल क्या है, यानी कि पौधों में जो आवश्यक तत्व है सारे, उनका क्या क्या रोल है। नाइट्रोजन क्या करता है, फास्फोरस क्या करता है, पोटाश क्या करता है, आयरन क्या करता है, मोलिब्डेनम क्या करता है, मैग्नीज क्या करता है, मैग्नीशियम क्या करता है, क्लोराइड क्या करता है, क्लोरीन क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, और सारे ही तत्व क्या क्या काम करते हैं, और इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है, उनके सिम्टम क्या है, कि नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, मोलिब्डेनम की कमी से क्या होता है, जिंक की कमी से क्या होता है, क्लोरीन की कमी से क्या होता है, सल्फर की कमी से क्या होता है, बोरान की कमी से क्या होता है ना, और वेनेडियम की कमी से क्या होता है। इस सारी ही चीजें हमें पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, सॉइल सैंपलिंग एंड इट्स प्रोसेसिंग, इंट्रोडक्शन टू सॉइल पीएच एंड ऑर्गेनिक कार्बन, यानी कि सॉइल की सैंपलिंग, यानी कि सॉइल की अगर आप टेस्ट करवाने, मृदा की आप जांच करवाने जाते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे मिट्टी उठाते हैं और कहते हैं लो जांच कर दो, नहीं, कोई तरीका होता होगा उसका, तो वही तो हमें पढ़ना है। सॉइल की सैंपलिंग की क्या क्या मेथड है ये हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, सॉइल पीएच क्या होता है, ठीक है, कि 7 से कम पीएच होगा तो कैसी सॉइल होगी, 7 से अधिक पीएच होगा तो कैसी सॉइल होगी, 7 पीएच होगा तो कैसी सॉइल होगी, ऑर्गेनिक कार्बन क्या होता है ये भी पढ़ना है। इंट्रोडक्शन टू मैन्योर फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, देयर मेथड ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इंट्रोडक्शन किसका, मैन्योर यानी खाद का, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का, बायो फर्टिलाइजर यानी कि जैव उर्वरक का क्या क्या रोल है और ये क्या क्या होते हैं, और इनका मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, इनको देने का कोई तरीका होता होगा, ऐसे बस खाद उठाई उसे डाल दी, फर्टिलाइजर उठाया ये लो खेत में झोंक दिया, नहीं, कोई तरीका होता होगा, तो वही मेथड सारे पढ़ने हैं कि किस किस मेथड से इनका एप्लीकेशन दिया जाता है, ठीक है ना। कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि आईएनएम, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का कंसेप्ट में पढ़ना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आपके एग्जाम्स में आजकल प्रचलित है, बहुत लंबा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर है कंसेप्ट ऑफ सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, वेरियस इरिगेशन मेथड, यानी कि सॉइल मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, मृदा में नमी की अवेलेबिलिटी, और इरिगेशन के क्या क्या मेथड है, सिंचाई कैसे कैसे की जाती है। सिंचाई बस ये नहीं कि पाइप लिया उसे खेत में चालू हो गया, ऐसे नहीं, सिंचाई के कई सारे मेथड होते हैं, ठीक है। क्या होती है ड्रिप इरिगेशन, है कि टपक सिंचाई क्या होती है, स्प्रिंकलर यानी कि बौछारी इरिगेशन या बौछारी सिंचाई क्या होती है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन के बारे में भी पढ़ना है। मेथड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, केमिकल बायोलॉजिकल मैकेनिकल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम, यानी कि
आपके पेस्ट जो होते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं, वीड्स होते हैं, सबका मैनेजमेंट कैसे करें, इनसे कैसे बचे, पेस्ट इंसेक्ट, हालांकि पेस्ट के अंतर्गत ही इंसेक्ट आता है। पेस्ट क्या है? एनी ऑर्गेनिज्म दैट डैमेज अवर क्रॉप, यानी कि फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कारक क्या कहलाता है? पेस्ट कहलाता है। इंसेक्ट भी अगर फसल को नुकसान पहुंचा रहा तो इंसेक्ट भी क्या कहलाएगा? पेस्ट कहलाएगा। चाहे वीड नुकसान पहुंचा रहा तो वीड क्या कहलाएगा? पेस्ट कहलाएगा। तो इन सब के कैसे मैनेजमेंट करेंगे, कैसे इनसे बचाएंगे फसल को, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी पढ़ना है। वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट था, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है। ये इंटीग्रेटेड वाले जो है बहुत आजकल चर्चा में है। चलिए, यूनिट 1 आपकी खत्म होती है। यूनिट 2 आपकी क्या कह रही है? ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि कंसेप्ट, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या कंसेप्ट क्या है और उसका इतिहास क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये चीजें हमें जाननी है। प्रेजेंट स्टेटस एंड कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल इकोनॉमी, यानी कि प्रेजेंट में उसका स्टेटस क्या है, व्हाट्सएप वाला स्टेटस नहीं, वो स्टेटस अलग होता है। प्रेजेंट में उसका स्टेटस क्या है और नेशनल इकोनॉमी में उसका क्या रोल है भाई, ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट फूड प्रोडक्ट ग्रो ऑर्गेनिकली, और जो फूड प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रूप से ग्रो किए जाते हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर द प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन आवर कंट्री, किचन गार्डनिंग, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमोशन के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रचार के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह चलाती, जो योजनाएं चलाती है उनके बारे में पढ़ना है। और किचन गार्डनिंग के बारे में पढ़ना है। सर ये किचन गार्डनिंग क्या होती है? तो किचन के लिए जो आप फल सब्जियां उगाते हैं, जो जिनका पर्पस क्या होता है, जिनका पर्पस आपको उनको सेल करके पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि आप खुद स्वस्थ तरीके से रह पाए और अच्छी चीज खा पाए, शुद्ध चीज खा पाए, अपने किचन भर को, किचन के लिए अगर आप फल सब्जियां उगाते तो किचन गार्डनिंग के अंतर्गत आ जाती। तो वही सब पढ़ना है, क्या मेथड उसके होते हैं। नेक्स्ट क्या आता है आपका? सेक्शन 2 आ जाता है। पहला सेक्शन 2 यूनिट खत्म। सेक्शन 2 क्या कह रहा है? पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, जिसमें यूनिट नंबर 3 है आपकी, इसमें पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? कटाई। और मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया? रख रखाव, यानी कि फसल की कटाई के बाद के जो रख रखाव होते हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। फसल का, अब ऐसा तो नहीं आपने गेहूं काटा और ऐसे काट के छोड़ देते, काटने के बाद क्या करते हैं उसको कहाँ रखेंगे, कितने टेम्परेचर पर रखेंगे, कितनी नमी पे रखेंगे, बंद में रखेंगे, खुले में रखेंगे, ज़्यादा धूप में रखेंगे कि छाँव में रखेंगे, या आपकी नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए रखते टाइम, या फिर आप कीड़ों से दूर रखेंगे, कीड़ों के पास रखेंगे, है कि नहीं। ये सारी चीज़ कैसे उसका मैनेजमेंट करें, उसका छिलका अलग करना है कि नहीं करना है, उसमें पॉलिशिंग करनी कि नहीं करनी, ये सब तो, ये तो कटाई के बाद की चीज़ें है ना, खड़ी फसल में तो नहीं करते हैं। तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब कटाई के बाद जो क्रियाएं होती हैं फसल में, उसका मैनेजमेंट पढ़ना है हमको। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर, सीरियल, पल्स, ऑयल सीड, और सभी का, यानी कि सीरियल का, पल्सेस का, वेजिटेबल का, ऑयल सीड का, सभी का, फ्लावर का, सभी का कटाई के बाद क्या होता है, इन सबका मैनेजमेंट पढ़ना है। और स्टेटस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन आर कंट्री, हमारी कंट्री में फूड प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस है वो पढ़ना, नहीं फूड से बने प्रोडक्ट्स वगैरह जो है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर फूड सेक्टर, और फूड सेक्टर के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स इंपॉर्टेंट है जो चलाई गई हैं, चलाई गई थी या चलाई जाएंगी, उन सब की चीज़ों में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, बेनिफिट ऑफ फूड प्रोसेसिंग, यानी प्रिंसिपल के और मेथड किसके पढ़ने, तरीके, फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के प्रिंसिपल और मेथड पढ़ने हैं, और उसका क्या बेनिफिट है ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है ना, उसके बेनिफिट्स भी पढ़ने। इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फूड, वेजिटेबल, सीरियल, पल्स एंड ऑयल सीड, यानी ऑयल सीड, वेजिटेबल, फ्रूट और सीरियल से जो इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। और कैसे बनाया जाता है आपका प्रिपरेशन ऑफ जैम, जेली, केचप, मुरब्बा, पिकल और मार्मलेड, यानी कि आपका जैम, जेली, पिकल, केचप, मार्मलेड, मुरब्बा, ये सब बनाने का क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे बनता है, कैसे इनको लंबे समय तक रखा जा सकता है, क्या इसमें प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं जिससे खराब ना होने पाए, ये सारी ही चीजें हमें इसमें पढ़नी है। पैकेजिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड देयर मार्केटिंग इंक्लूड एक्सपोर्ट, यानी उसकी पैकेजिंग कैसे करें ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहे, सुरक्षित रहे, उसकी मार्केटिंग कैसे करें, उसको एक्सपोर्ट कैसे करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सारी ही चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स की। फिर क्या पढ़ना है बच्चे? फ्लावर्स एंड देयर हार्वेस्टिंग, यानी कि फूल और उनकी सिंचाई, फूल तुम्हें भेजा है खत में नहीं, फूल और उनकी सिंचाई। इंपॉर्टेंट प्रोसेस फ्लावर प्रोडक्ट, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड देयर मार्केटिंग, यानी फ्लावर की प्रोसेसिंग, आपकी पैकेजिंग, उनकी मार्केटिंग, देखा होगा आपने गुलाब से गुलकंद वगैरह बनता है, सब उसके क्या प्रोडक्ट हो गए गुलाब के, और इन सबकी मार्केटिंग आपने देखा होगा, गुलाब जो मार्केटिंग होती है, अब बाजार में जाएंगे गुलाब लेंगे जाके कितना महंगा मिलता है, कितना महंगा देते हैं, एक इतना सा गुलाब कितना महंगा देते हैं, लेकिन आप खरीदेंगे, आपकी मजबूरी, आपको तो देना है किसी को। तो ये सब चीजें हमें पढ़नी है। तो कंसेप्ट ऑफ सेफ फूड एंड इंपॉर्टेंट फूड रेगुलेशन, सेफ फूड और इंपॉर्टेंट फूड रेगुलेशन का कंसेप्ट हमें पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीजें पढ़नी। और क्या पढ़ना है बच्चे?
फिर आता है आपका सेक्शन नंबर 3। सेक्शन ये वाला वो कोट वाला नहीं है कि सेक्शन इतने इतने के तहत आपको सजा दो, ये सेक्शन अलग है, ये पार्ट है, ठीक है ना। फिर सब्सिडियरी इंटरप्राइजेस ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना, जिसमें आपकी लास्ट और 5th यूनिट कौन सी है, 5 यूनिट है आपकी। 5th यूनिट क्या कह रही है आपकी, सब्सिडियरी इंटरप्राइजेस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये इसमें सब्सिडीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्रीकल्चर की सब्सिडीज होती है। तो इंपॉर्टेंट सब्सिडरी enterprises based on agriculture including horticulture and their importance in the socio-economic status of an individual, यानी कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर संबंधी जो आपकी सब्सिडीज है इंटरप्राइजेस, उनके बारे में पढ़ना है। मशरूम, देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी मशरूम कल्टीवेशन भी हमें यहाँ को पढ़ना है। क्या करना, मशरूम का कैसे कल्टीवेशन होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, क्यों करते हैं, कैसा मार्केटिंग है उसकी, ये सब मशरूम के बारे में अच्छी चीज़ें हमको पढ़नी है। फिर क्या पढ़ना है, बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन, या कह सकते हैं पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का भी पोर्शन यहाँ पे दे रखा है कि मधुमक्खी पालन कैसे करें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूजेस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हनी, शहद की इंपॉर्टेंस क्या है, वैक्स और ऑयल जेली की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें कि मधुमक्खी पालन में क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। और क्या पढ़ना है बच्चे, और पढ़ना है लैंडस्केपिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉन एंड एवेन्यू गार्डन, यानी लॉन और एवेन्यू गार्डन का डेवलपमेंट और उसका मेंटेनेंस वगैरह भी हमें पढ़ना है। लॉन क्या होता है, लॉन इज ए एरिया ऑफ लैंड विच इज कवर्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रासेस एंड मोल्डेड इनटू अ ग्रीन कारपेट, ठीक है, लॉन हो गया। फिर क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड, प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक मैन्योर, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, यानी कि बायोपेस्टिसाइड की प्रिपरेशन और ऑर्गेनिक मैन्योर आपकी, यानी कि जैविक खादें जो होती कंपोस्ट जैसे, और वर्मी कंपोस्ट यानी कि केचुए वाली जो खाद होती है, उसके बारे में पढ़ना, कैसे उसको बनाया जाता है, कैसे उसका रखरखाव किया जाता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, क्या उसका कंपोजिशन, उसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, फास्फोरस कितनी होती है, पोटास कितनी होती है, क्या उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, ठीक है ना। सेटिंग अप नर्सरीज एंड मार्केटिंग ऑफ प्लांट सैपलिंग एंड इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर द सपोर्ट ऑफ दीज इंटरप्राइजेस, इन इंटरप्राइजेस के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट के लिए क्या क्या गवर्नमेंट स्कीम चलाई है, चलाने वाली है, चलाई थी, वो सारी ही चीजें इसके अंतर्गत हमको पढ़नी है। तो ये है बच्चे आपका क्या, डिटेल्ड सिलेबस क्लास 12th एग्रीकल्चर का, ठीक है, जो आपका एग्जाम 5 मार्च को होने वाला है 2025 में, उसका डिटेल्ड सिलेबस है। इतना सब कुछ आपको पूरे एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से। और बाकी अगर एग्रीकल्चर से संबंधित या एग्रीकल्चर एग्जाम से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है, तो आप दिए गए मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं और मुझसे सीधे कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या है बच्चे, आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिल जाएगा। अगर आप भी इस टेंशन में है कि कैसे तैयारी करेंगे, हमारा 5 मार्च को एग्जाम है, हमारे पास बहुत कम समय है और एग्रीकल्चर में तो कुछ हमें समझ में नहीं आता है, कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं, बोरिंग लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है, पढ़ते हैं तो कुछ और उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, कोई समझाने वाला चाहिए, कैसे एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, ये सारी परेशानियां अगर आपके साथ हैं तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक गूगल फॉर्म आपको दिख जाएगा, उसमें आपको अपना नाम, फ़ोन नंबर, डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ जुड़ के अपने एग्रीकल्चर एग्जाम की, आप चाहते हैं मैं एक एक करके सारे ही कंसेप्ट आपको क्लियर कर दूं और आपको प्रिपेयर करा दूं अपने एग्रीकल्चर के एग्जाम में एकदम बढ़िया मार्क्स लाने के लिए, अच्छी रैंक लाने के लिए, और आप तैयार हो जाएं एग्जाम को बिल्कुल फोड़ने के लिए, तो अगर मेरे साथ जुड़ के आप तैयारी करना चाहते हैं अपने एग्रीकल्चर एग्जाम की, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको तैयारी कराने वाला हूँ। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जो आपको गूगल फॉर्म दे रखा है उसमें आपको जो भी डिटेल मांग रहा है, आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी स्टैंडर्ड जो भी मांग रहा है, आप सभी को वो डिटेल भरनी है जो एग्रीकल्चर से संबंधित है बच्चे। और जो मेरे साथ जुड़ के एग्रीकल्चर अपना पढ़ना चाहते हैं और अपनी रैंक हासिल करना चाहते हैं, एग्जाम को फोड़ के आना चाहते हैं, बिल्कुल फुल टू मार्क्स लेके आना चाहते हैं, आउट ऑफ नंबर लेके आना चाहते हैं, तो वो गूगल फॉर्म को भर दें और तैयार हो जाए मेरे साथ अपनी तैयारी करने के लिए। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और एग्रीकल्चर संबंधित या किसी भी चीज के लिए संबंधित आपको कोई भी समस्या अगर आ रही है, कैसी भी समस्या अगर आ रही है, तो आप दी गई मेल आईडी पर मुझे मेल कर सकते हैं और सीधे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी परेशानी मुझे ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैं जरूर आपके मेल का रिप्लाई दूंगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और सिलेबस आपको क्लियर हो गया होगा, कट क्लियर कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस किस चीज़ का पोर्शन आपको पढ़ना है। और बाकी डिटेल्स के लिए आप चैनल विजिट करते रहिए और गूगल फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और मेरे साथ जुड़कर तैयारी अपनी बेहतर करना चाहते हैं। तो मैं इंतजार रहेगा आप सभी का और मिलेंगे आप सभी के साथ एग्रीकल्चर में। तब तक जो है अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई को बहुत ज़ोर से करते रहिए। और बाकी किसी दिक्कत के लिए आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद बच्चों।